क्लास 11th बटा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हमने पहले जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, और nth सेकंड में जो मोशन है उसके बारे में भी पढ़ा था। तो अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है तो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना ही आ रहा है कि यहाँ पर आप ये चारों इक्वेशंस देख रहे हो, जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ था वहाँ पर आपके पास जी आ गया। जी का मतलब क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल आ गई। तो ये सारी इक्वेशंस बन जाएंगी इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, और कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो इसी के साथ रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अगर आप यहाँ पर नोट करते हो, A stone is thrown vertically upward with initial velocity 14 meter per second. Find the maximum height reached and the time of ascent given g is equal to 9.8 meter per second. तो इनिशियल वैल्यू u की कितनी हो गई? 14 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी को कि हाइट के ऊपर जब मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच जाएगा तो वहां पर जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो एंड g इज इक्वल टू -9.8। -9.8 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होती है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a h हाइट है। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हाइट निकल जाएगी आपके पास 10 मीटर। एक तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फाइंड द मैक्सिमम हाइट। उसके बाद टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए। तो अगेन वही फार्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 14, g इज इक्वल टू -9.8 और t की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी 1.428 सेकेंड। तो बेटा कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपने जो आप सॉल्व करने हैं, तो इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसके बाद जो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वेलोसिटी को हम कैसे पता लगाते हैं, उसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके। अब यहाँ पर जो है उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया हुआ है कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कितनी है। मान लो एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और दूसरा जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम किस तरह से निकाल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी ऑलरेडी जीरो है। बट अगर आप ये कह सकते हो कि सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ मैं बात करता हूँ कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ऑब्जेक्ट बी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो हम अगर फाइंड करना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी में से वेलोसिटी ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप किसी सपोज बस में चल रहे हो आगे की तरफ, आपकी बस अगर सपोज की 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसके साथ ही आप के पैरेलल में एक और बस जो है वो चल रही है जिसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर पर आ रहा है और आपकी बस उसको ओवरटेक कर रही है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो दूसरी जो बस आपके पैरेलल में है जिसको आप ओवरटेक कर रहे हो, तो वो बड़ी धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी बस जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चल रही है, वो स्लो चल रही है। एक्चुअली उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी हो जाएगी? 50 माइनस 40, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी को हम उसमें से माइनस करते हैं। तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पर जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे कि एक ऑब्जेक्ट P और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है P डैश है, दोनों पैरेलल चल रही हैं लाइंस, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम है। और अगर उन दोनों की वेलोसिटी सेम है तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू P डैश, या फिर हम ये भी कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P डैश विद रिस्पेक्ट टू P, ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो जीरो के इक्वल आएंगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर एक ग्राफ को देखो
तो ये P वाला ग्राफ जो है वो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और P डैश वाले की वेलोसिटी कम है। तो एक तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है ग्राफ से कि P डैश की जो वेलोसिटी कम है और इसकी ज़्यादा है, और इस पॉइंट के ऊपर जाकर जो है ऑब्जेक्ट ओवरटेक कर रहा है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू P डैश, तो आप जो एंगल ये वाला कंसीडर करोगे। मैंने आपको बोला था वेलोसिटी यहाँ पर किसके बराबर होती है, tan थीटा के इक्वल, बट यहाँ पर थीटा की वैल्यू कौन सी कंसीडर करोगे, इन दोनों के बीच वाली। तो इस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो। अगर डायरेक्शन पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, बट उनका लाइन सेम रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह से निकालोगे। अगर एक ही डायरेक्शन है तो उनका डिफरेंस लेते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उसको हम प्लस कर देते हैं। कारण क्या है कि जैसे वेलोसिटी ऑफ, मैंने बोला था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो आपने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लेना होता है। तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, यानी माइनस 2 बार हो जाएगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, यहाँ पर प्लस बन जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो, बट बेसिकली आपने याद यही रखना है कि velocity of object minus velocity of observer, this is a method to find the relative velocity। तो ये बेटा थोड़ा सा इसके और एक्सप्लेन किया हुआ है, इस चीज़ों को आपने पढ़ लेना एक बार, तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी या डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ ही बेटा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।